नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओवरनाइट 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। आगे प्राइसेस किस मोड़ जा सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर प्राइसेस में फिर से बढ़त देखने को मिली है। और सिर्फ प्राइसेस में ही नहीं, जहां तक ज्वेलरी एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वहां पर भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ देखा है। कितना सस्टेनेबल है, कैसे रह सकते हैं ग्लोबल क्यूज सोने और एक्सपोर्ट्स के लिए, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन की, क्योंकि यहाँ हमने जिस तरह के प्राइसेस आते हुए देखे हैं और क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शंस के चलते जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर मंत्रियों की तरफ से और पार्टीज की तरफ से, पॉलिटिक्स कितना है और कितना एक्चुअल ऑन ग्राउंड यहाँ पर राहत मिलेगी किसानों को, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं, जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोयाबीन की। हमारे साथ होंगे सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल लेके आना चाहेंगे। पिछला हफ्ता बहुत तेजी वाला नहीं था, लेकिन जिस तरह से ओवरनाइट गेन्स हमने मंडे को आते हुए देखे हैं, तनेजा जी कैसे देखते हैं आप इन प्राइसेस को? क्योंकि जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब यहाँ पर यूक्रेन को अलाउ किया है रशिया में यूएस आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज करने के लिए, उसका एक सीधा प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। कैसे देखते हैं आप रशिया, यूक्रेन और ये जो यूएस का अब बीच में कॉन्वर्सेशन है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। जिस हिसाब से अमेरिका ने यूक्रेन को इजाजत दी है कि वो अपनी जो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका ने सप्लाई करी है उसके रूस की टेरिटरी में हमले के लिए प्रयोग कर सकता है, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी तरफ से जो रिएक्शन आई है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही एंग्री रिएक्शन उनकी आई है। तो जाहिर है, ये स्पष्ट है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आने वाला है सत्ता में जनवरी से, वो इसके खिलाफ है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते जो है वो उसको थोड़ा सा जो है उसमें तेजी दिखाना चाहते हैं और मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। लेकिन ये तो अब वो कुछ सप्ताह की बात है। और दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो सत्ता में आने वाला है कि वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इजराइल हमास के बारे में भी ये बात करी है। और आपने ये भी देखा कि इस तरीके से जो है उनके मुख्य सलाहकार जो बड़े सलाहकार हैं उन्होंने ईरान के राजदूत से मुलाकात भी कर ली है। तो और दूसरी तरफ जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करी है। तो कुल मिलाकर के संकेत ये आ रहे हैं कि भाई जो युद्ध है ये थमेगा। अब एकदम खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है कि वो थमेगा। तो बाजार में इस तरह की आपको अप एंड डाउन दिखता रहेगा। जब जब कोई वक्तव्य बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा या रूस की तरफ से आएगा या जमीनी कोई हमला होता है तो ये देखेगा। लेकिन कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो वक्तव्य जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो नए होने वाले उनकी तरफ से आ रहे हैं, उसके अलावा जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स की रियलिटी है, इसी तरह का उतार चढ़ाव होने वाला है। लेकिन बहुत ज्यादा कीमत ऊपर चली जाएगी इसका कोई अभी फिलहाल आज की तारीख में ऐसा कोई आसार नहीं है। $65 के आसपास कीमतें घूमने वाली हैं। 65 से नीचे हो सकता है चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिला के कोशिश ये रहेगी कि जो मॉडरेट करा जाए प्राइसेस, जिससे कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और ऑयल में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम ना हो, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको फायदा मिले, और खासतौर से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिले, जो चाहते हैं ट्रम्प साहब। तो इस कुल मिलाकर के ये सब उतार चढ़ाव होगा। लेकिन अगर आप जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, मेरा मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने का, तो $65 के आसपास कीमतें होनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में इस तरह के उछाल भी आएंगे, थोड़ा नीचे भी जा सकती हैं। लेकिन कुल मिला के एवरेज जो है $65 के आसपास, बीच में 60 भी जाएगा, थोड़ा देखेंगे उस कीमत को भी। और ये भी हो सकता है दोबारा 70 को छूने लग जाए या 72 को छूने लग जाए। लेकिन मेरा ये मानना है या 75 भी छू सकता है, लेकिन वो एवरेज नहीं होगा, वो एक रिएक्शन होगा मार्केट का। क्योंकि जो ऑयल सेक्टर है, ऑयल मार्केट बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। डिमांड सप्लाई को तो होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। इसी वजह से जो आपने रिएक्शन देखा है वो आया है। नरेंद्र जी, एक और चीज़, अब क्योंकि बाइडेन के अंडर हमने किस तरह की सैंक्शंस, जो वॉर्स वगैरह होते हुए देखी हैं, उसका एक इम्पैक्ट रूट प्राइसेस पर रहा है। इस साल का हाई बाय द वे $90-92 के बीच में रहा था, और उसके बाद इवन एज ये सब कुछ भी हो रहा है और हम रिएक्शंस आता हुआ देख रहे हैं, उसके बाद भी उस तरह की तेज़ी नहीं है। अब जनवरी से जब ट्रंप यहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाएंगे, इंडिया के लिए कच्चे तेल के लिहाज से क्या मायने हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, भारत के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के जो ऑयल सेक्टर को, ऑयल को जितना डिमोनाइज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, बहुत ज्यादा रिन्यूएबल पर फोकस कर रहा था, हर देश को मजबूर कर रहा था रिन्यूएबल की तरफ जाए, वो थम जाएगा, अब वो रुक जाएगा।
दूसरी तरफ खुद जो है बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, वो ट्रम्प साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, अर्थात जहां जहां तेल है उसको हम खोदेंगे, उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे और उत्पादन करेंगे। और तीसरी तरफ से पूरे बाजार के सेंटीमेंट बदलने लगे। आपने देखा तेल क्षेत्र के दिग्गज सीईओ, उन्होंने उनको एनर्जी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है, तो संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो नया जो देश है जिसमें भारी तेल के भंडार मिले हैं, गुयाना, हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा डेलीगेशन वहां पे जा रहा है, उन्हें बातचीत कर रहे हैं, हम और निवेश करना चाहते हैं गुयाना तेल के अंदर। तो ये इस तरह की ये भारत की एक्टिविटी पूरी दुनिया के अंदर कुल मिलाकर के प्रो ऑयल सेंटीमेंट्स वापस बन रहे हैं, रियलिस्टिक होके आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिन्यूएबल के खिलाफ जो हो जाएगा ना, रिन्यूएबल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, भारत में भी, पूरे विश्व में भी, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को तेल की जितनी आवश्यकता है, अब उसमें जो बाधाएं खड़ी की जा रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी। लिहाजा तेल का भी विकास होगा, प्राकृतिक गैस का भी विकास होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का भी जबरदस्त विकास होगा। ऑल राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प का आना यहाँ पर इंडिया ऑयल एंड एनर्जी के जो सेक्टर है उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है, और वो बात आपकी एकदम सही है कि रिन्यूएबल्स और प्रो ऑयल जो है वो यहाँ पर लगातार साथ में चलेगा। एक बैलेंस यहाँ पर हम बनता हुआ देखेंगे, कोई चीज़ रुकेगी नहीं। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति थी, हमने फॉसिल फ्यूल्स में यहाँ पर अंडर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखी, उसके अगेंस्ट बहुत लोगों को जाता हुआ देखा, और उसके लिए वजह से एक स्ट्रेस भी यहाँ पर था, वो शायद यहाँ पर अब कम होता हुआ नजर आएगा। नरेंद्र त्रिनेजा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पर ग्लोबल एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं उन सभी पर बात करने के लिए। ये तो बात हुई क्रूड ऑयल की, जहां पर ओवरनाइट 3% के गेन्स थे, लेकिन बात अब यहां पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स की जहां तक बात है, सोने और चांदी में भी हमने ओवरनाइट गेन्स आते हुए देखे हैं। एक तो रीजन ये है कि डॉलर इंडेक्स जो पिछले हफ्ते 1.5% चढ़ा था, इस हफ्ते थोड़ा सा स्टेबल है, कंसोलिडेशन में है, तेजी नहीं है। जो रैली थी उसमें एक पॉज है, जिसका फायदा हमने यहां पर सोने और चांदी दोनों को उठाता हुआ देखा। साथ ही साथ अगर हम इंडिया के ज्वेलरी एक्सपोर्ट नंबर्स को देखें जो कि लेटेस्ट आए हैं, वहां पर भी एक टर्न अराउंड दिखता हुआ नजर आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं? आप पहले तो एक्सपोर्ट के नंबर्स, क्योंकि काफी क्वार्टर्स के बाद ये एक थोड़ा सा बेहतर नंबर देखने को मिला है, क्या डिराइव करें इससे? देखो, हाँ मनीषा, जैसे आप जानती हो, हर महीना हम लगभग एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि एक्सपोर्ट क्यों डाउन था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत महीनों के बाद अब फाइनली एक ग्रोथ देख रहे हैं। अच्छी चीज वो है कि ट्रम्प के आने से आई थिंक जो पूरा एक सेंटिमेंट जो हमारे मेन मार्केट्स है, स्पेशली यूएस, यूरोप, गल्फ, ये जो एक्सपोर्ट के मेन मार्केट है, वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया है कि बिजनेस विल बी गुड। और सबको अभी 25 के लिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म है कि ज्वेलरी में अच्छा कंजम्पशन होगा ऑन द नेचुरल डायमंड साइड, लैब ग्रोन साइड एंड इन द प्लेन गोल्ड साइड। सो जो हमारे 3 मेन सेक्टर है वो सब चीज में नेक्स्ट ईयर एक अच्छा ग्रोथ वापस सबको दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए जरूर आया है। कॉलिन, जैसे आपने कहा ट्रम्प, सभी को ऐसा लगता है, स्पेशली जितने भी हम इंडियन सेगमेंट, सेक्टर्स, बिजनेसेस से बात कर रहे हैं, सबको लगता है कि ट्रम्प परहैप्स इंडिया के बिजनेस रिलेशनशिप्स के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, अगर उसको थोड़ा सा डीप डाइव करें, किन मार्केट्स में आप एक बेहतर सिचुएशन आता हुआ देख रहे हैं और क्या वो सस्टेनेबल है? किस तरह के नंबर्स आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? जो मेन मार्केट है वो तो यूएस ही है, और यूएस की जो इकोनॉमी है वो जो अभी तक जो ट्रम्प और उसकी जो नई ऑल द की अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं वो सब प्रो बिजनेस है फॉर श्योर। टैक्स कट आएगा, उनको टैरिफ 100% आएगा, इमिग्रेशन पे वो लोग रोक डालेंगे, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा वहाँ होगा। हमारे सेक्टर के लिए एक अच्छी चीज क्या है कि ज्वेलरी बहुत लेबर इंटेंसिव है और वो यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। तो हम 100% उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अच्छा एक्सपोर्ट का ग्रोथ आएगा। नाउ जो एकदम हाई था पैंडेमिक के बाद शायद वहां पे वापस ना पहुंचे, बट जो आज का लो है वहां से हम लोग देख रहे हैं कि 10-15% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। कॉलिन, ऑल्सो जिस तरह के गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, उसको लेकर क्या सेंस है? बिकॉज अपने ऑल टाइम हाई से 6 से 7% की करेक्शन सोना देख चुका है। करंट लेवल से अब आप प्राइसेस को कैसे जज कर रहे हैं? अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ, टैरिफ्स लगे और ये वॉर्स जो जैसे प्रॉमिस और जो हर स्पीच में बोल रहे हैं, अगर उनका तुरंत एंड आया तो गोल्ड में गिरावट आ सकती है। मगर अगर ये थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया और जैसे हम देख रहे हैं हर महीना नई इवेंट्स अकर हो रही है, तो वो वापस 3000 के दिशा में चला जाएगा। सो ये बहुत अनसर्टेनिटी है। जनवरी में जैसे आई थिंक इवेंट्स अनफोल्ड, वैसे क्लैरिटी और बढ़ेगी।
एक फाइनल क्वेश्चन कॉलिन, वेडिंग सीजन डिमांड इंडियन मार्केट्स में कैसी है? महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स काफ़ी सारी खबरें हैं कि इलेक्शंस के चलते थोड़ा सा कंसर्न्स यहाँ पर रहा है, वहाँ पर क्या हाल है और ओवरऑल इंडिया में वेडिंग डिमांड क्या नंबर्स हैं? सो दिवाली जैसे आपको मालूम है थोड़ी सॉफ्ट रही थी क्योंकि गोल्ड रेट तब बहुत बढ़ गया था उसके एक वीक के पहले, बट दिवाली के बाद 15 दिन बहुत स्ट्रांग रहा है रिटेल के लिए, और वेडिंग डिमांड जैसे उम्मीद थी वो हिसाब से ही है। सो आई थिंक जैसे सबने प्रेडिक्ट किया था लास्ट ईयर से लगभग 10 to 15% ग्रोथ वैल्यू टर्म्स में देखेंगे। वॉल्यूम शायद थोड़ा डाउन रहेगा बट वैल्यू टर्म्स में 10-15% ग्रोथ ये सीजन में आना चाहिए। कॉलिन एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स जहाँ तक प्राइसेस की बात है हम शायद बॉटम के आसपास यहाँ पर हैं, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव खबर जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है, एक्सपोर्टर्स के लिए रादर, कि हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पिछले महीने में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। यूएस पिकअप हो रहा है और जैसे आपने देखा चाहे कच्चे तेल की बात है या गोल्ड एंड ज्वेलरी की बात है, सभी को लगता है कि ट्रंप के आने से ये प्रो बिजनेस है और हम यहाँ पर बेहतर पॉलिसीज और नंबर्स आता हुआ देखेंगे। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल और सोने दोनों को ही, और आपकी क्या सेंस है अगर इंडिया में यहाँ पर किसी को ट्रेड करना हो तो क्या प्राइसेस और क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं सोने से शुरुआत करूंगा। 79,700 जाने के बाद में 73,300 मतलब मोर देन 6,000 रुपीज का हमने फॉल देखा और वहां से एक 2,000 रुपए की रिकवरी देखी हमने। और जैसे कि आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स जो 107 का पार कर गया था वो भी 107.30 के 106.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यही फैक्टर रहा जो एक रिलीफ रैली थी उसमें। जैसे कि कहा कि ट्रंप के आने के बाद में थोड़ा सा शांति का वातावरण निर्माण होने की संभावनाएं थी और उसके चलते हमने एक ड्रास्टिक फॉल देखा है। लेकिन मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि 75,350 के आसपास एक बार इंट्राडे में खरीदारी दोबारा लौट के आ सकती है। 75,600 650 के आसपास अपसाइड इंट्राडे देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि 1 से 2 सप्ताह के बीच में 76,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और उसके बाद दोबारा ये कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ मुझे नजर आता है। और क्रूड की बात करूं तो मैं आज नहीं, करीब 1.5 से 2 महीने से कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हो रही है। डाउन साइड ये 5650 जाता है, अप साइड ये 5950 जाता है, और यह दायरा मुझे लगता है काफी समय से मेंटेन्ड है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्पाइक वाली न्यूज आती है, इसमें कोई बड़ा उछाल आने की संभावना नजर नहीं आती है। आज भी मुझे लगता है कि 5810 के आसपास अगर हमारे पास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का आता है तो एक बार खरीदारी दोबारा लौट सकती है। 5920 हमें देखने को मिल सकता है और 5740 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में लौटती हुई, डॉलर इंडेक्स में जो स्टेबिलिटी है उसका फायदा यहाँ पर बुल्स ने उठाया है और बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर दिनेश जी की तरफ से। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, फोकस करेंगे यहाँ पर सोयाबीन पर भी। स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते दर्जन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन, सोया मील, ये काफ़ी हद तक खबरों में रहा है। सोपा से डीएन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, एमएसपी 4892 की है, किसानों को शायद 41-42 मिल रहा है, आप बेहतर बता पाएंगे। बीजेपी ने 6,000 कहा है, कांग्रेस ने 7,000 कहा है। हम शायद पूरा वीकेंड ये सोचते रहे कि कुछ निकल के आएगा। काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पर फ्लोट हो रहे हैं। एज ऑफ नाउ आपके हिसाब से क्या यहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटी है? रियलिटी ये है कि सोयाबीन मील के भाव जो कि ड्यूटी बढ़ने से पहले 37-38 हज़ार रुपये पर टन थे, वो गिर के 28-29 हज़ार रुपये पर टन हो गए हैं। तो ड्यूटी बढ़ने से फ़ायदा ये हुआ है कि इतने भाव मील के गिरने के बावजूद किसान को जो दाम पहले मिल रहा था 42-43 रुपये पर क्विंटल मंडी में, वो अभी मिल रहा है। नहीं तो डिज़ास्टर हुआ होता बिल्कुल। और सरकारी खरीदी 4892 रुपये पे चालू है, सेंटर खुल चुके हैं। सरकार ने 15% तक मॉइस्चर लेने का एक एडिशनल बेनिफिट किसान को दिया है, तो वो एक बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए क्या बोल रहे हैं उस पर मुझे लगता है उनको खुद भी शायद भरोसा नहीं होगा, तो उस पर कमेंट करना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री जो है वो अभी क्या, एक्सपोर्ट भी $323 एफओबी का भाव है, $325 अर्जेंटीना का भाव। हमारी जो सोयाबीन इस कीमत में भी हम $323 में एक्सपोर्ट $25 में नहीं कर सकते, वो एक बड़ा इशू है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो समस्या डेफिनेटली किसानों के लिए बनी रहेगी। सरकार से हमने प्रार्थना की है कि कुछ एक्सपोर्ट में मदद करें,
उसके बिना ना किसानों की गति है, ना इंडस्ट्री की गति हो पाएगी। डीडीजीएस एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और आगे आने वाले समय में और बड़ा इशू बनता दिख रहा है। तो ये सब मिला के स्थिति ऐसी है कि शायद कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन इस वक्त ज़रूरी हैं ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। किसान की और मदद कैसे कर सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। इंडस्ट्री जो अपने बस में कर रही है वो कर रही है, क्योंकि हमें तो मील और ऑयल बेचना है, तो मील ऑयल बेच के जो पैसा मिलता है उतना पैसा किसान को इंडस्ट्री हमेशा देती है और देती रहेगी। अब सरकार के हाथ में है और आपके हाथ में भी थोड़ा सा है, कुछ करवाइए ताकि किसान का कुछ हित हो। तो पाठक जी, मैं तो आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जो ये 6,000 है, 7,000 है, एज ऑफ नाउ उसको साइड में रख दें, क्योंकि जिस तरह के प्राइस हैं, जिस तरह की मार्केट है, और ये तो शायद नामुमकिन के बराबर है, क्या ये मान के चलें? फंडामेंटली मनुष्य जब तक कोई पैसा अपनी जेब से निकाल के देने को तैयार नहीं हो तो 6,000 रुपए कहाँ से आएंगे? आप खुद भी सोच सकते हैं, आप तो खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर समझती है अच्छी तरह। 6,000 7,000 आने के लिए पैसा कहाँ है? हाँ, सरकार अगर अपनी जेब से निकाल के देने को तैयार है तो कोई बुराई नहीं है। तो वो जरा एक और चीज़ मिस्टर पाठक, मैं क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और कल ही हैं और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं किसानों के लिहाज से। अगर 2022 देखा जाए, 23 भी देखा जाए, तो करीबन 2,500 से 3,000 यहाँ पर फार्मर सुसाइड केसेस हैं। इस साल की अगर बात की जाए तो 1,300-1,500 के बीच में वो आंकड़ा फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में अब तक ऑलरेडी आ चुका है। जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, और इसमें काफ़ी सारे नंबर्स ऐसे माने जाते हैं कि कॉटन और सोयाबीन की तरफ से आते हैं, तो आप ऑफ कोर्स एमपी में हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर महाराष्ट्र में है, जो सोयाबीन एक काफ़ी बड़ी यहाँ पर क्रॉप है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल कंडीशन? देखिए, किसान की जो व्यथा है वो दिखाई पड़ती है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसान को इतनी मेहनत करने के बाद अपनी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली इज ड्रिवन टू सुसाइड, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आई थिंक इस पे एक गहन विचार होना चाहिए और सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम आज सोच लें कि क्या करना है, आज दाम गिरे हुए। ये फसल बहुत अच्छी आने वाली है, ये बात हमको बहुत पहले से मालूम थी। डिमांड सप्लाई क्या है, दुनिया की फसल 400 मिलियन टन से बढ़ के 422 मिलियन टन हो गई है, ये भी हमको मालूम है, सबको पता था, शायद सरकार को भी पता था कि दुनिया में फसल सोयाबीन की बढ़ी हुई है। तो दाम ऐसे डिप्रेस होंगे, ये बात मुझे लगता है कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं मालूम था। तो इस पर अगर पहले से कुछ विचार किया जाता, अब जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है वो तो अभी हो नहीं पा रहा है कि सोयाबीन की जो उपज है वो 1 टन से बढ़ के 2 टन हो जाए, तो सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जब तक वो नहीं हो पाता है तब तक तो किसान की मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसान ने उगाया सोयाबीन, उसकी क्या गलती है? इनपुट के दाम बढ़े हुए हैं, सीड के भाव बढ़े हुए हैं। अब उसने उगाया, उगाने के बाद अगर दाम एमएसपी से नीचे चले जाएंगे तो किसान का डिस्ट्रेस तो जाहिर है, और उस पर कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री क्या कर सकती है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं, हमेशा ही तैयार हैं। सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है आज की तारीख में सरकार डायरेक्ट किसान को पैसा दे, इसके अलावा और मुझे समझ में आता नहीं है। ओके, सो ऑफ कोर्स हम घूम फिर कर एक्चुअली उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि जहाँ तक डायरेक्ट बेनिफिट है किसान को, या वो भावांतर के तरीके पे है, या फिर उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देना है, उसके अलावा कोई यहाँ पर इमीडिएट सोल्यूशन शायद नहीं है, और शायद सरकार को यहाँ पर इसे देखना भी होगा। ऑफ कोर्स इलेक्शंस की जो बातचीत है या जो इलेक्शन का रिटोरिक है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। कल तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी हैं, मुंबई में हैं, उसके बाद क्या कुछ हम ऑन ग्राउंड होता हुआ यहाँ पर देखेंगे उसके ऊपर ऑफकोर्स नजर रहेगी। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के सोल्यूशन यहाँ पर इंडस्ट्री लगातार दे रही है, आशा वही है कि सरकार उसको सुनेगी। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को? इंपॉर्टेंट दिन है महाराष्ट्र के लिए कल यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन? अब जिस तरह की रबी की बुआई के नंबर्स भी निकलने लगे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी उठापटक है। जी बिल्कुल, मैं आपका कन्वर्सेशन सुन रहा था मनीषा जी, और जैसे एमएसपी की भाव है 4892 के रेट से, मुझे लगता है इसी रेट पर खरीदारी हो सकती है। और जहां तक के ऑयलसीड एज अ कंसर्न की बात है, तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं निरंतर ये प्राइसेस एमएसपी से नीचे ट्रेड हो रही है, और किसान फोर्स हो रहा है कि बार बार इसे नीचे बेचता चले। एक तरफ हम कहते हैं कि वी नीड टू बी ऑयलसीड डिपेंडेंट कंट्री, मतलब हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ही हमें देना चाहिए। और इसके अलावा अगर प्राइसेस सफिशिएंट नहीं मिलती है तो मुझे लगता है किसानों के हिस्से, देश के हिस्से बड़ा कंसर्न की चीज है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डाउनसाइड थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड जरूर रहेगा, जिस हिसाब से भाषण हुए और जिस हिसाब से वादे हुए हैं, थोड़ा डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। लेकिन अपसाइड भी अनलेस एंड अनटिल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या बहुत बड़ी कोई स्कीम निकल के आती है, सीबोर्ड बढ़ता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अन्य कारण हो कि इसमें बहुत बड़ी तेजी संभव है। एक बार दोबारा एमएसपी टेस्ट कर सकता है फिजिकल मार्केट के।
चले तो उतनी ही तेजी आएगी कि हम MSP तक पहुंच सके। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पर हम बढ़त आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स पर एक नजर है, लेकिन जैसे मिस्टर पाठक हमें कुछ देर पहले बता रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत बड़ी फसल है, 422 मिलियन टन के आसपास। तो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं निकल के आ रहा कि भावों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।